हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर राष्ट्रीय सुरक्षा का अगला पार्ट है बच्चों, भारतीय सुरक्षा के लिए बाह्य खतरे। ठीक है, चैप्टर हमारा वही है, संप्रभुता एवं अखंडता। ठीक है, चैप्टर हमारा वही है, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे बाह्य खतरे। बाह्य खतरे में पड़ोसियों से खतरा। चैप्टर हम लोगों का बच्चों यही है, क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता, निकटतम पड़ोसी से खतरे। ये है बच्चों भाग 5। ठीक है, भाग 5। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके रूप में, बाह्य खतरा। बाह्य खतरा, बाह्य खतरा कहाँ से होता है, पड़ोसी राष्ट्रों से। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ते हैं बाहरी खतरे। खास करके बाहरी खतरे किससे होंगे, पड़ोसी राष्ट्रों से। चलिए, पड़ोसी हमारे कौन कौन हैं, भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश हैं बच्चों हमारे, देखिए, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, वर्मा या म्यांमार जिसे हम लोग कहते हैं श्रीलंका। और भी पड़ोसी राष्ट्रों में बच्चों एक है मालदीव, लेकिन ये समुद्र के बीच में है, इसलिए इसे विशेष कोई खतरा नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे जो सीमाओं से लगे हुए हैं वो हैं जो खतरे वाले हैं। बाकी एक बच्चों है भूटान। ठीक, भूटान तो भारत का संरक्षित राज्य है, इसके लिए इसके बारे में भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे वो है यही। ठीक है, चलिए फिर एक एक करके हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें जो बच्चों पहला है, ठीक है, जो बच्चों पहला राष्ट्र है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का जन्मजात शत्रु, भारत का ही एक टूटा हुआ भाग, अंग्रेज़ों की देन। ठीक है, अंग्रेज़ों का एक दिया हुआ भाग, अंग्रेज़ों का एक दिया हुआ जख्म भारत को। ठीक है, अब देखिए, भारत का ही भाग है जो आज़ादी के बाद एक अलग राष्ट्र बना। भारत का जन्मजात शत्रु, यानी शत्रुता की वजह से सांप्रदायिक दंगों के बीच में विभाजन भी हुआ। और वही सांप्रदायिक दंगों की शत्रुता शुरुआत में उसने युद्ध के रूप में हमें दिया, आज़ादी के जस्ट 2 महीने बाद। आधे अगस्त में आज़ाद हुआ, अक्टूबर में इसने अटैक कर दिया भारत पे। चलिए, तो वही दुश्मनी आज भी बनी हुई है। बंटवारा इनका द्विराष्ट्र सिद्धांत पर। द्विराष्ट्र सिद्धांत बच्चों कौन सा सिद्धांत, द्विराष्ट्र, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत। हिंदू मुस्लिम होना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ और ही। मुस्लिम राष्ट्र तो हो गया, हिंदू राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। चलिए, मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत, ऐसे रूप में इनका बंटवारा हुआ। और माहौल क्या था बंटवारे का, दंगे, सांप्रदायिकता युक्त दंगे भरे माहौल में दोनों का विभाजन हुआ। मार काट, हत्या, बलात्कार, ठीक है बच्चों, इनके बीच में विभाजन हुआ, इसी माहौल के बीच में विभाजन हुआ। और विभाजन का बहुत सा विवाद था। विभाजन में जो प्रमुख रूप से कई प्रकार के विवाद थे, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन तीनों में विवाद हुआ था, जो कि कुछ समस्याओं के बाद, नहीं, कुछ परिस्थितियों के बाद, कुछ व्यावहारिक कार्यों के बाद इसमें 2 विवाद तो सुलझा लिए गए, हैदराबाद और जूनागढ़। लेकिन कश्मीर विवाद जो है ये आज भी बना हुआ है बच्चों, कश्मीर विवाद आज भी है ये। ठीक है, और वर्तमान समय तक इसके लिए 4 प्रत्यक्ष युद्ध हो चुके हैं। परोक्ष युद्ध तो कितने हो गए हैं कुछ पता ही नहीं है, परोक्ष युद्ध तो अभी भी चल रहा है। ठीक है, परोक्ष युद्ध हो गया, अप्रत्यक्ष युद्ध हो गया, न्यून तीव्रता युद्ध हो गया, आतंकवाद हो गया, जो कुछ भी अभी भी चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो प्रत्यक्ष युद्ध हुआ है कश्मीर को लेने के लिए, जो पाकिस्तान ने जो प्रयास किया है युद्ध में, वो है 1947-48 का युद्ध, 1955 1965 का युद्ध, उसके बाद 1971 का युद्ध, फिर 1999 की कारगिल घुसपैठ, ये भी युद्ध। ठीक है बच्चों,
अप्रत्यक्ष युद्ध न्यून तीव्रता युद्ध तो सदा चलता ही रहता है इन दोनों के बीच में। आज़ादी के मात्र 2 महीने बाद पाकिस्तान द्वारा युद्ध थोप दिया गया भारत पर। कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर इसने अधिकार कर रखा है। कश्मीर का जो ऊपर का भाग है, गिलगित का क्षेत्र, ठीक है बच्चों, उन सभी क्षेत्रों पर जिसे हम लोग कहते हैं एलओसी, ठीक है, हम लोग एलओसी कहते हैं, हम उसे गुलाम कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कहता है, ठीक। तो उस क्षेत्र पे अधिकार कर रखा है और अक्साई चीन जैसे क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन अक्साई चीन का जो क्षेत्र था उसने चीन को दे दिया। इसलिए चीन को दे दिया कि ताकि युद्ध के समय चीन पाकिस्तान का साथ दे, एक से भले 2। भाई अकेला होता तो भारत कब का उससे जो है अपना कश्मीर छीन लिया होता, लेकिन चीन को साथ में ले लिया है ताकि ज़रूरत पड़े तो चीन जो है अपने उस क्षेत्र के लिए, अक्साई चीन वाले क्षेत्र के लिए पाकिस्तान का साथ दे और भारत से युद्ध करे, ठीक है बच्चों। और सीमा पर घुसपैठ तो सदा होती ही रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। गोलाबारी ये भी होती रहती है, ये भी कोई नई बात नहीं है। पुलवामा हमला, पुंछ घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हुई हैं, हो भी रही हैं अभी भी। और 1971 के बाद जब पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ के लिए आतंकवाद को प्रोत्साहित किया, 1971 के युद्ध में बच्चों बहुत सारी उम्मीद की थी इसने कि अमेरिका हमारे तरफ से लग के हमको जो है कश्मीर को दिलवा देगा, अमेरिका हमारे तरफ से युद्ध करने के लिए आएगा तो भारत की हालत ख़राब हो जाएगी, भारत तुरंत हार मान लेगा। भाइयों, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, उससे क्या मजाल कि भारत टकराने की हिम्मत करता है। लेकिन इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सूझबूझ से ये खतरा भी टल गया। उन्होंने सोवियत संघ को अपना जो है दूसरा अपना मित्र बनाया और जो है खतरा टल गया, ठीक है बच्चों। चलिए, कहने का मतलब 1971 के बाद पाकिस्तान की कमर इस कदर टूट गई, इसलिए टूट गई कि पाकिस्तान जो है उसी समय 2 भागों में बटा हुआ, जैसे अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, पहले 2 भागों में विभाजन हुआ था, ठीक है, 2 भागों में विभाजन हुआ, 2 क्या 3 भागों में हुआ था, जिसमें 2 भाग पाकिस्तान के थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आज की स्थिति क्या है, केवल पाकिस्तान बचा है, पश्चिमी पाकिस्तान अब पूरा पाकिस्तान बन गया और पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया, ठीक है बच्चों। चलिए, तो कहने का मतलब 1971 के बाद जब इसको जो है पता चला कि उसको लगा कि अब ये जो है जो बड़े बड़े गुंडे हैं, अमेरिका जैसे गुंडे हमारा साथ नहीं दे पाएंगे, बाकी भारत से हमको कश्मीर नहीं दिलवा पाएंगे, तो उसकी कमर टूट गई और उसने वहीं से जो है कश्मीर में आतंकवाद को फैलाना शुरू कर दिया, वहीं से आतंकवाद का सहारा लेना शुरू किया। और भारत में तब से आतंकवादियों के द्वारा प्रायोजित घुसपैठ, प्रायोजित हत्याएं, प्रायोजित बलात्कार, प्रायोजित बम विस्फोट आदि ये सब कराता रहा है, ठीक है। आतंकवाद को इसने प्रोत्साहित किया है और वर्तमान पाकिस्तान आतंकवादी पोषक राष्ट्र के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला राष्ट्र लगभग पूरी दुनिया जान गई है कि कहीं भी आतंकवाद अगर होता है तो इसका ये सपोर्ट जरूर करता है। और इसीलिए जो है संपूर्ण विश्व में आतंकवाद के पोषक के नाम से ये प्रसिद्ध भी हो गया है, बदनाम भी हो गया है आतंकवादी राष्ट्र के नाम से। और इसने करता क्या है, भारत विरोधी संगठनों को हमेशा समर्थन देता है, सहयोग और प्रोत्साहन दोनों कार्य देता है, आतंकवादियों को भी देता है अपने यहाँ से। अब भारत में अगर कोई नया गुट तैयार होता है जो भारत के विरुद्ध, चाहे अलगाववादी हो, चाहे नक्सली हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे विद्रोही गुट हो, ठीक है, विद्रोही, कहीं दंगा फसाद होने के चांस मिलते हैं, तो ये उसमें हवा जरूर देता है, सबको हथियार सप्लाई करता है, जम के लीजिए, खूब मारकाट कीजिए भारत में, चाहे तुम मरो, चाहे भारतीय मरे, चाहे भारतीय सैनिक मरे, चाहे तुम मरो, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, ठीक है बच्चों, नुकसान भारत का ही होगा बच्चों। तो ये हमेशा जो है प्रोत्साहन इन सबको देता रहता है और कश्मीर को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के तरीक़ों को अपना रहा है, हर प्रकार के तरीके जो भी कर सकता था, दुनिया से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, अमेरिका से, सोवियत संघ से, ठीक है बच्चों, सोवियत संघ से, आतंकवाद से, अलगाववादियों को समर्थन देकर
भारत विरोधी गुटों को समर्थन देकर। परमाणु बम भी बना लिया है भारत को देखकर। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कह भी दिया था कि हम घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। तो कहने का मतलब भारत के कंपटीशन में एक प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में गर्म युद्ध के साथ साथ शीत युद्ध लगभग चलता ही रहा है। ठीक है, जो भारत बनाएगा उसको ज़रूर बनाएगा, उसकी बराबरी भारत की ज़रूर करेगा। है छोटा सा, भारत चाहे तो उसको अगर खा जाए तो जो है वो पच जाएगा भारत के पेट में, लेकिन नहीं, भारत की दयालुता का भरपूर लाभ उठाता है और हर समय भारत को आंख दिखाता रहता है। गुंडई। प्रारंभ में अमेरिका जैसी महाशक्तियों के लिए पाकिस्तान एक मोहरा बना, वर्तमान स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। ठीक है बच्चों, चलिए। और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बुराई करना पाकिस्तान अपना फर्ज समझता है, करता भी रहा है हर समय। कहीं कोई सपोर्ट की भारत अगर उम्मीद करता है तो सपोर्ट मिलने की उम्मीद पाकिस्तान से तो बिल्कुल ना करे, तभी अच्छा है, क्योंकि वो भारत को सपोर्ट करना जानता ही नहीं। कश्मीर के रोम रोम में भारत विरोधी भावना व्याप्त है। कश्मीर के रोम रोम में भारत विरोधी भावना को ये व्याप्त कर रहा है। कश्मीर को नहीं बच्चों, बल्कि इसको होना चाहिए था पाकिस्तान। पाकिस्तान के रोम रोम में भारत विरोधी भावना व्याप्त है। कहीं भी भारत का थोड़ा सा भी भलाई बिल्कुल नहीं चाहता। इसके बदले में भारत हर संभव प्रयास करता है कि पाकिस्तान को अपना मित्र बना कर रखे। कहते हैं ना, पड़ोसी जो है अगर मित्र रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इतना ही नहीं, जो भारत का अन्य क्षेत्र जो कश्मीर बचा हुआ है उसमें भी आतंकवाद को फैलाकर, और ये आतंकवाद तो फैला ही रहा है, वहाँ भी जो है उनको धर्म का वास्ता देकर, मुस्लिम होने का वास्ता देकर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फैला रहा है भारत के विरुद्ध। हालांकि इसका प्रभाव कश्मीरियों पर सब पर नहीं होता, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हो गए हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को अपनाते हैं, कुछ बातें मानते हैं। भाई जैसे हम लोग कहते हैं ना, सबके अंदर जातिवाद नहीं होता, लेकिन अधिकतर लोगों के अंदर जातिवाद होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है बच्चों। तो कश्मीर के रोम रोम में भारत विरोधी भावनाओं को व्याप्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हम लोग इसको बता चुके हैं ना, ये कश्मीर नहीं, ये पाकिस्तान होना चाहिए जो कि कश्मीर में प्रभावित कर रहा है। चलिए, और भारत के प्रेम की भाषा को पाकिस्तान समझना ही नहीं चाहता, उल्टा असर उसके ऊपर होता है, क्योंकि भारत हर प्रकार से पाकिस्तान को अपना मित्र बनाने के लिए, अपना छोटा भाई बनाने के लिए हर समय परेशान रहता है। लेकिन वो जो है हमेशा अद्वैत दुश्मनी तो दुश्मनी, कुछ नहीं, कहीं भी हमारा सहयोग नहीं आपके लिए, कहीं भी हमारा सपोर्ट नहीं, कहीं भी हमारा समर्थन नहीं। जो भी हमारा सपोर्ट समर्थन सहयोग होगा वो भारत विरोधियों के लिए होगा, चाहे वो अलगाववादी संगठन हो, चाहे जो है बाहर का कोई मंच। ठीक है बच्चों, और वर्तमान पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के कारण भारत के लिए एक सोचने का विषय बना हुआ है। ठीक है बच्चों, और चीन जैसा, हालांकि भारत के पास परमाणु शक्ति जो है पाकिस्तान उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन वही कहते हैं ना, एक बोतल में बंद दो बिच्छू, तो उसी तरह है कि अपना नुकसान होगा तो दूसरों का नुकसान होगा, दूसरों का नुकसान करने के लिए अपना नुकसान तो होगा ही। चीन जैसा राष्ट्र उसका सहयोगी है। भारत एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, अतः स्थिति को बहुत ही सोच समझकर हल करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, अभी हाल में देख ही लीजिए, पाकिस्तान ने चाइना ने अटैक किया था भारत पे। हालांकि स्थिति में क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जैसा माहौल व्याप्त हो गया था। अमेरिका जैसे देश जो है भारत के पक्ष में आ खड़े हुए थे, और इधर से सोवियत संघ का सपोर्ट है ही। तो कहने का मतलब अभी जो है स्थिति अच्छी नहीं है, सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति व्याप्त है। ठीक है बच्चों, और दोनों मोर्चों पर भारत अकेले के बस की बात नहीं है कि संभवतः दोनों मोर्चों पर बगैर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के वो लड़ सकेगा। ठीक है, स्थिति बहुत ही जटिल है, और दोनों से चूँकि अफवाही चीन का क्षेत्र उसने दे दिया है, इसलिए आप अपना मित्र बना लिया है उसको भी। चलो ठीक है बेटा बच्चों, तो इसमें जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं चीन की स्थिति। ये तो हम पढ़े पाकिस्तान को, अब थोड़ा सा चीन के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं।
देखिए चीन क्या है, आधुनिक माओवादी शासन, आधुनिक चीन जिसमें माओवादी शासन, आधुनिक चीन के जन्मदाता माओ त्से-तुंग को माना जाता है। प्रारंभ से ही दोनों के बीच में सीमा विवाद, सीमा विवाद की जड़ क्या है, भारत चीन के बीच में व्याप्त सीमा रेखा वो है मैक-मोहन रेखा। बच्चों कभी पूछा जा सकता है आपसे, जैसे हमने इसमें बताया भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, मैक-मोहन रेखा। ऐसे ही अरे भारत चीन के बीच की रेखा को हम लोग कहते हैं मैक-मोहन रेखा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी रेखा है, इंडो पाक के बीच में जो सीमा रेखा है क्या बोलते हैं बच्चों, उसको रेड क्लिफ रेखा है। और बच्चों एक गुजरात की तरफ है जो ये, अरे इस तरफ है एक, वो है फर क्रीक रेखा, फर क्रीक रेखा और रेड क्लिफ रेखा, ये दोनों जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है बच्चों, मैक-मोहन रेखा। अब देखिए मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1214 के बीच में हुए शिमला समझौते के द्वारा। 1214 में 1912 से एक बैठक हुई जो कि 14 तक चली, 1914 तक चली। इसमें कौन कौन से भाग लिए थे, उस समय भारत पर भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेश था, भारत पर ब्रिटिश शासन था। तो उस समय ब्रिटिश भारत के अध्यक्ष चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जो एक प्रारूप तैयार किया गया, इस पर चीनी प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर नहीं किया। और बच्चों चीनी प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर नहीं किया तो ये जो मैक-मोहन रेखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का रूप देने के लिए उस सीमा रेखा के प्रारूप पर दोनों राष्ट्रों का हस्ताक्षर होना आवश्यक था। ठीक है, इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रूप ये नहीं ले सकी। कौन, मैक-मोहन रेखा, क्योंकि चीन ने हस्ताक्षर नहीं किया था और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रूप नहीं धारण कर सकी। ठीक, 1954 में भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। बच्चों विश्वासघात कब हुआ, 1962 में चीन ने आक्रमण कर लिया। ठीक है, चीन ने अचानक आक्रमण करके भारत की पीठ पर छुरा मारने वाला काम किया, क्योंकि भाई भाई कहकर भाई की पीठ में ही छुरा इसने मार दिया। 1964 में चीन परमाणु शक्ति संपन्न बन गया और 1974 में जस्ट 10 वर्ष बाद भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न बन गया। ठीक है बच्चों, और चीन की विदेश नीति क्या थी, शासन किसी का भी रहा हो चीन पर, चाहे साम्यवादी चाहे उसके पहले की साम्राज्यवादी, ये हमेशा ये साम्राज्यवादी एवं क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाता था। और दूसरा क्या होता था, पड़ोसी राष्ट्रों को हर समय परेशान करता रहता था। ठीक है बच्चों, शासन किसी का भी रहा हो, उसकी दो प्रकार की विदेश नीति, साम्राज्यवादी और क्षेत्र विस्तार की नीति। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझौते को यानी मैक-मोहन रेखा को अगर वो मान्यता दे भी देता या दे देता, तो उसको सीमा विस्तार जो अपने भारत के क्षेत्र में जो उसने दांव देखा होगा किसके यहाँ क्षेत्र विस्तार करना है, तो भारतीय क्षेत्र में घुसने का मौका उसका समाप्त हो जाता, इसीलिए उसने मान्यता नहीं दी थी। और पड़ोसी राष्ट्रों को जहाँ रहिए तंग करते रहिए, यही वजह है कि चाइना जो है अपने तरफ से चारों तरफ से अपने घिरे सभी पड़ोसियों को तंग करता रहता है। चाइना का कोई पड़ोसी राष्ट्र ऐसा नहीं होगा जिसके साथ इसका सीमा विवाद ना हो, अर्थात पड़ोसियों को, अपने हर पड़ोसियों को ये जो है तंग करता रहता है। हर पड़ोसी, लगभग 12 से 13 राष्ट्रों के साथ इसका सीमा विवाद है। चीन का हर पड़ोसी इसकी विस्तारवादी नीति से और पड़ोसियों को तंग करने वाली नीति से वो स्वयं वास्तव में तंग है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता। अब देखिए भारत की उदारता देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता हेतु जो भारत को ऑफर मिला था अस्थायी सदस्यता देने के लिए, लेकिन भारत ने विशाल हृदय एवं उदारता का परिचय देते हुए ये अधिकार चीन को दे दिया। इसलिए दे दिया कि चीन जो है उस समय भारत का पड़ोसी था, उससे हमारी बराबर मित्रता बनी रहेगी, सहयोग
बना रहेगा, सपोर्ट बना रहेगा। इसके लिए भारत ने चीन को अपना बड़ा भाई मानकर उसको अस्थायी सदस्यता उसने दिलवा दिया, जबकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये जो है अस्थायी सदस्यता भारत के पक्ष में आया था कि भारत को बुलाया गया था कि अस्थायी सदस्यता के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन नेहरू जी की विफलता कह सकते हैं या फिर मूर्खता भी कह सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हित महत्वपूर्ण होता है, मित्रता और शत्रुता किसी मतलब का नहीं होता। ठीक है बच्चों, इसमें जो है चाहे जो कहे अदूरदर्शिता कह सकते हैं नेहरू जी की, विशाल हृदय भी कह सकते हैं, मूर्खता भी कह सकते हैं बच्चों। चलिए जो कुछ भी हो। अब चीन ने जब भारत को बदले में दिया क्या, भारत ने तो विशाल हृदय का परिचय देकर उसे अस्थायी सदस्यता दिलवा दिया। नहीं तो जिस समय चीन जो है 1949 में जब संपूर्ण विश्व के नक्शे पर आया था नए रूप में, साम्यवादी शासन के रूप में, इसको कोई मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। सबसे पहले मान्यता इसको भारत ने दिया। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं चीन ने भारत को बदले में क्या दिया। देख लीजिए 1962 का युद्ध बहुत ही अच्छी चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान का पूर्ण सपोर्ट, भारत के प्रबल शत्रु जन्मजात शत्रु को पूरा समर्थन, भारत को सदा धमकी देना। 1962 में युद्ध किया, उसके बाद भारत को धमकी देता रहता है अभी भी। 1962 को भूल गए, यानी अभी फिर से अटैक कर देंगे हम तुम्हारे ऊपर। चलो, भारत विरोधी कार्यवाहियों में सहयोग देता है हर समय, और भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की हर संभव मदद भी करता है। खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन बहुत चालाक राष्ट्र है। ठीक है बच्चों, बहुत चालाक राष्ट्र है। खुलकर पाकिस्तान की मदद, खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान की मदद हमेशा वो बराबर करता रहा है। इतना ही नहीं, भारत के अलगाववादियों, उग्रवादियों, नक्सली तो उसके हैं ही, इन सबको संपूर्ण समर्थन, हथियारों की आपूर्ति एवं ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण भी हर समय ये देता है। भारत के विरोधी गुटों को हर प्रकार से ये प्रशिक्षण, सहायता, हथियार सब कुछ देता है, सपोर्ट भी देता है। नक्सली तो मान लीजिए बच्चों उनके अपने हैं, नक्सली तो उनके छोटे भाई हैं चीन के। चलिए, और वर्तमान समय में चीन ने अलग ही युद्ध थोप रखा है, केवल भारत के लिए ही नहीं, ये है अपनी सभी पड़ोसियों से विवाद पाले बैठा है। ये सत्य है कि विस्तारवादी राष्ट्र बगैर विवाद के रह नहीं सकता। सीधी सी बात है बच्चों, जिस राष्ट्र की नीतियाँ साम्राज्यवादी और विस्तारवादी होंगी, तो पड़ोस की ओर जहाँ भी अपने विस्तार की भावनाएं, विस्तार को अपने आप को विस्तृत करना चाहेगा, विवाद वहीं पैदा हो जाएगा। इसलिए ये कभी शांति से बैठ ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, जैसे एक विस्तारवादी राजा हर समय उसका युद्ध में बीतता है, पड़ोसी से दोस्ती, एक से दोस्ती, दूसरे पर आक्रमण, दूसरे से दोस्ती, तीसरे पर आक्रमण, अंत में अपने पक्के दोस्तों पर भी आक्रमण। ठीक है बच्चों, यही स्थिति है चाइना की, अभी भी साम्राज्यवाद के चक्कर में लगा हुआ है 21वीं शताब्दी में भी। चलिए, अब उसने दूसरा तरीका अपना लिया है, कर्ज देकर अधिकार करना, बनियों की नीति। ठीक है, साहूकारों की नीति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अगला है हमारा देश जो है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश सभी लोग परिचित हैं, वही बांग्लादेश है ये, जिसे 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान से अलग किया था। क्या यूँ मान के चलिए कि वही पूर्वी पाकिस्तान जो कि पश्चिमी पाकिस्तान की भेदभावपूर्ण नीतियों के चलते अलग हुआ था, जिसे अलग कराने में भारत ने संपूर्ण सहयोग दिया था। ठीक है, चलिए, भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान का एक भाग था, कौन? बांग्लादेश। प्रारंभिक नाम बच्चों था पूर्वी पाकिस्तान, और सत्ता जो वहाँ की थी पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में। सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में सदा रही है और भेदभावपूर्ण नीति ये अपनाते रहे हैं। भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1971 को
बांग्लादेश को मान्यता भी मिल गई। और सबसे पहले मान्यता देने वाला राष्ट्र वो कौन था? भारत। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉटर ऑफ नेहरू जी की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भौगोलिक दृष्टि से लगभग 3 तरफ से बिल्कुल भारत से घिरा हुआ है। एक तरफ से बंगाल की खाड़ी से, एक तरफ बंगाल की खाड़ी समुद्री सीमा है, और बाकी तीनों तरफ से बच्चों ये भारत से ही घिरा हुआ है। इसका आकार जो है बिल्कुल एक छोटे भारत जैसा इसका आकार है, बिल्कुल भारत के बच्चे जैसा आकार। ठीक है बच्चों, जैसे लगता था कि भारत माँ का ये दूसरा पुत्र है। और जन्म के समय इनकी सत्ता शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में, और इनके समय तक दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे बने रहे। भाई ये फान तो था ही भारत का, नहीं तो मुजीबुर रहमान के साथ क्या किया जाता? इनकी जनता के साथ बच्चों इनको भी मार दिया जाता। जो मारकाट पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के जनरल टिक्का खां और यहिया खां ने करवाया था, कर रहे थे, ऐसी स्थिति में मुजीबुर रहमान और वहाँ की आधी से ज़्यादा जनता मार दी गई होती। ठीक है बच्चों, इस समय तक संबंध उनके तक बहुत अच्छे थे। और 19 मार्च 1972 को दोनों देशों के बीच एक 25 वर्षीय मित्रता एवं सहयोग की संधि हुई। अब सहयोग की संधि तो बच्चों हो गई, लेकिन 1977 में ही यानी 5 वर्ष बाद, अपने निर्माण की 5 से 6 वर्ष बाद लगभग शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। 25 वर्षीय मित्रता और सहयोग की संधि के 5 वर्षों बाद 1977 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। भले ही ये बच्चों हत्या कैसे हुई, क्यों हुई नहीं मालूम, लेकिन जो है फिर भी ये पश्चिमी पाकिस्तान की चाल रही होगी, ना भी हो तब भी मान लीजिए। चलिए अब देखिए, शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री जो थी शेख हसीना के शासनकाल में काल तक बच्चों कभी वहाँ की राष्ट्रपति शेख हसीना बनती है, कभी जो है वहाँ की राष्ट्रपति खालिदा जिया बनती है। इस समय वही कंडीशन है। तो जब तक शेख हसीना रहती हैं, भारत और बांग्लादेश के संबंध कुछ अच्छे रहते हैं। भाई उनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, इसलिए संबंध काफ़ी हद तक अच्छे बने रहते हैं। लेकिन जो विपक्षी नेता जो खालिदा जिया हैं, ठीक है बच्चों, इनके समय में गवर्नमेंट जो होती है खालिदा जिया की, ये हमेशा भारत विरोधी रुख अपनाती है। ठीक है, और इतना ही नहीं, अब आज की स्थिति जो है अवैध रूप से भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ बराबर हो रही है, घुसपैठी भी हैं। अब कुछ घुसपैठी पहले से ही 1971 में ही ये घुस कर बैठे हुए हैं, जब वहाँ पर नरसंहार कराया जा रहा था। ठीक, घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने सीमा को कटीलों तार से घेरना जब प्रारंभ किया तो बांग्लादेश ने विरोध किया, जिससे उसमें कुछ विवाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच उत्पन्न हो गया। क्योंकि लगातार भारत से बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे थे। इसी को रोकने के लिए जैसे हम लोग जो है जानवरों से बचाने के लिए अपने खेतों को कटीला तार जो है खींच देते हैं ना, कटीले तार से खेतों को घेर देते हैं। अब आजकल तो वैसे भी जानवर बहुत सारे हो गए हैं खेतों में, नील गाय और ये फाड़ वगैरह, फाड़ के तो ये सभी चीज़ें, फाड़ बैल, ये सब जो है खेतों को नुकसान करते हैं। इनके लिए हम लोग जिस तरह कटीले तार से इनको रोकने का प्रयास करते हैं, उसी तरह जब घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने कटीले तार घेरना प्रारंभ किया सीमाओं पर, तो बांग्लादेश ने विरोध किया, जिससे कुछ विवाद पैदा हुआ। अब देखिए यहाँ पर रोहिंग्या जो अभी तक म्यांमार से जो शरणार्थी आए थे, उसी के समान यहाँ पर चकमा शरणार्थी भी हैं, और उधर से कुछ रोहिंग्या भी घुसे हुए हैं, क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। ठीक है, बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच चकमा शरणार्थियों की भी समस्या व्याप्त है। अब ये है कि इन शरणार्थियों को भेजा कहाँ जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए गंगा जल के बंटवारे को लेकर, फरक्का जल विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच में कुछ तनी तना है, कुछ विवाद है। न्यूमर द्वीप या न्यूमोर द्वीप का विवाद, ये भी है भारत पाकिस्तान के और भारत बांग्लादेश के बीच में। 30 बीघा गलियारा रास्ते वाला विवाद, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और वर्तमान समय में आए दिन सीमा पर गोलाबारी भी होती रहती है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी थलीय सीमा भी बांग्लादेश के साथ ही लगी हुई है बच्चों, 4095 किलोमीटर। भारत की
बांग्लादेश, चूँकि बांग्लादेश बच्चों चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ ही है, बस थोड़ा सा भाग उसका बंगाल की खाड़ी से घिरा है। ठीक है, चलिए। और बांग्लादेश भी मुस्लिम देश होने के कारण कुछ पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी राजनेता एवं जनता वहाँ भी मौजूद जरूर होंगे, जो कि बांग्लादेशियों से, बंगालियों से ऐसा कार्य करवा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, बाकी इसको अलग भाग में इसको एक बना देंगे बच्चों, उसको आप लोग दूसरे भाग में आप लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए